तो कैसे हैं बच्चों लोग? सब बढ़िया। वेलकम इन से बायोलॉजी में। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा एनिमल टिश्यू की। और एनिमल टिश्यू में बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म बना कैसे है, किस टाइप के टिश्यू से वो बना है। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में हम क्या देखते हैं बेटा? अगर हिंदी में बोले तो जंतु जगत। हिंदी में बोले तो जंतु जंतु जगत। जंतु जगत में बेसिकली क्या बेटा, हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो लोअर लेवल का है। और लोअर लेवल और हायर लेवल से क्या मतलब है? जिसमें रिएक्शन के अलावा बेटा उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि हमारे पास एक घर है। एक घर में पहली घर, ये एक बड़ा प्लॉट था। उस घर में क्या, ये बड़ा प्लॉट है। इस प्लॉट में सिर्फ क्या है? एक छोटा सा रूम है। ठीक है, तो इस एरिया में ये हमारे पास सिंगल रूम है। अपने आप पेन चल रहा है। इस सिंगल रूम। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा का पूरा एक अर्थ है। अर्थ में कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना है। किसका बना है बेटा? सिंगल सेल का बना है। हम इस सिंगल सेल को ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक एज इन हायर लेवल पे अगर मैं बात करूं आपको, तो हम एक चीज़ बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये कोई प्लॉट है। इस प्लॉट के अंदर 4-5 टाइप के घर बने हैं। तो इसमें जो ये प्लॉट है, ये प्लॉट जो दिख रहा है, इसमें मैनी हाउस है। मैनी हाउस और मल्टीपल हाउस है। मल्टीपल हाउस है मतलब इस लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टीपल टाइप का होगा। मल्टीपल मतलब मल्टीपल सेल। और मल्टीपल सेल मतलब तुम्हारा क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना आया समझ में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की। तो एक चीज़ देखते हैं कि हमारा जो यूनिसेलुलर चालू होता है वो कहाँ से चालू होता है? पॉरीफेरा से। कहाँ चालू होता है? पॉरीफेरा से। और पॉरीफेरा से चलते चलते ये कहाँ तक चले जाता है? कॉर्डेटा तक चले जाता है। और कॉर्डेटा तक जाता है तो मतलब हम एक चीज़ देखते हैं, जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो कॉर्डेटा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब पॉरीफेरा मतलब कॉर्डेटा और पॉरीफेरा, इट इज डिफाइंड इज क्या वॉट, कि एक अर्थ में जब और लाइफ का ओरिजिन हुआ और लाइफ आई, लाइफ आने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म बना, तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर पहले बना, फिर बाद में मल्टी सेलुलर गया। वो स्टार्टिंग ऑफ फेज को बताता है। और ये फेज और डिफाइन करते हैं कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप के, विच टाइप ऑफ टिश्यू से क्या बने हुए हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, इन एशियन टाइम पे
मैक्सिमम घर अगर मैं बोलूँगा तो नॉर्मल घर बने रहते थे इन एशियन टाइम पे। जो घर होते थे नॉर्मल ऐसे छज्जे वाले होते थे, पर ड्यू टू दी एवोल्यूशन या फिर ड्यू टू दी एवोल्यूशन और ड्यू टू दी एडवांसमेंट इन ह्यूमंस, हम क्या बोलते हैं, ये घर दिन व दिन कैसे बनते जा रहे हैं, लेंटर वाले सीमेंटेड बनते जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म था वो यूनिसेलुलर था, फिर एडवांसमेंट हुआ मल्टीसेलुलर में। जस्ट लाइक एज इन ह्यूमंस क्या हुआ, घर में पहले सिंगल छज्जे वाले घर थे, और राइट नाउ अभी कैसे हैं, ये सारे के सारे लेंटर वाले घर हैं। यस, विदाउट लेंटर, दिस वन विथ लेंटर। तुम्हें ये नोट करना है, तुम्हें ये नोट करना चाहो कर लो कि जो मैं तुम्हें बताया हाउस का एग्जाम्पल, कि इन ह्यूमन में एवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ कि पहले छज्जे वाले घर थे जिसमें खप्पर, जो मिट्टी के मतलब बने हुए इंस्ट्रूमेंट से क्या होता था कि हम लकड़ी डालते थे, लकड़ी के ऊपर घर बनाते थे। जस्ट लाइक एस इन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म था वो सेल से बना था, और सेल पहले यूनिसेलुलर थी, बाद में जाके मल्टी सेलुलर हुई। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थी तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि उस ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, लोअर लेवल का होगा। क्या बोला, डेवलपमेंट जो होगा लोअर लेवल का होगा। मतलब क्या, जैसे हमारे पुराने घरों में हमारे पास फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी कपड़े धोने के लिए, जस्ट लाइक एज सेम एज अगर एशियन टाइम की बात करूं तो वो सेल के अंदर उस सेल के ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं थे। जैसे मैं बोलूं अभी की जो सेल के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस हैव द पावर टू कंट्रोल ऑल ओवर द सेल। समझ में आया कुछ? बट और वो कहाँ न्यूक्लियस कहाँ मिलता था, एक मेम्ब्रेन के अंदर, नॉट स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म इन यूकेरियोटिक सेल। बट अगर मैं बात करूं इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो वी हैव अ टॉपिक इज डिस्कशन is in about nucleus. The nucleus not well developed, it is spreaded in cytoplasm, और साइटोप्लाज्म में जब स्प्रेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज समझ में आए कि पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेट तक हमें डेवलपमेंट हर चीज़ में देखने को मिलता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म की सेल हो, जिसमें यूनिसेलुलर की बात करते हैं, फिर मल्टीसेल तक डेवलप किया। ऐसे न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में पड़ा था पहले इसमें, अब वो डेवलप होकर किसी न्यूक्लियस में आ गया बेटा। ठीक है, तो तुम लोगों ने सेल भी पढ़ा होगा, तो सेल भी जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आती है ना। अब ये मत बोलने लग रहा सर क्या कैसे क्या, ठीक, ओके, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में बेटा, है ना। इसके बाद हम जब देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ठीक है, डिफरेंस बताऊं तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं बोल रहा हूँ इसमें जो सारे फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी में जो फंक्शन चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम है सारे के सारे आकर होते हैं सिंगल सेल में। बल्कि ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता क्या, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास लीवर भी है, हमारे पास स्टमक भी है, हमारे पास इंटेस्टाइन भी है, हमारे पास
पैंक्रियाज भी है। अरे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स भी है, और हमारे पास यहीं पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, हार्ट। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ट, सो वी हैव ऑल्सो हार्ट ऑल्सो प्रेजेंट हियर। गॉट इट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, इतना है समझ में बेटा, है ना। तो इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल मैनर। ओबियस सी बात है बेटा कि ये सिंगल सेल कर रहा है, और यहाँ पे लीवर की सेल अलग है, हमारे पास स्टमक की सेल अलग है, और ये तुम्हारे पास लंग की सेल अलग है। तो हमारे पास ये सारे फंक्शन करने के लिए ऑल ऑफ द फंक्शन डन बाय इन मल्टी सेलुलर organism done by the different group of cell। इतना है समझ में? हाँ, देखो अब ह्यूमन की बॉडी जो है, इन ह्यूमन बॉडी में मिलियन ऑफ सेल, और चाहे एनिमल भी बोलो, ह्यूमन बोलो और एनिमल भी बोलो आप, तो हम बोलते हैं इनकी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, इससे क्या होती है बेटा, बनी होती है, और जिसका और वो मिनिमम ऑफ सेल, ये आपस में क्या करेंगे, ग्रुप में रहती है, ग्रुप में रहेंगे और इसका बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, साथ में रख के क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात किसकी करेंगे बेटा, टिश्यू की करेंगे। इसमें हम टिश्यू की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि द वर्ड एनिमल टिश्यू फाइंड बाय बाइचेट, वर्ड एनिमल टिश्यू was coined by Bychat. Bychat was plant tissue, plant टिश्यू, और प्लांट टिश्यू सारा का सारा, जो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कौन है, ग्रू नाम के साइंटिस्ट होते हैं, वो होता है इन प्लांट में। बाइचेट ने क्या बताया था, एनिमल टिश्यू बताया था। बाइचेट ने एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था, और प्लांट टिश्यू के बारे में ग्रू ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बोलूँ, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। देखो इसके बाद मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर डेफिनेशन दूँ तो डेफिनेशन में लिखो, अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होगा, टिश्यू की क्या डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स in which cells are
similar in structure, functions, and origin is called टिश्यू। ठीक है क्या भाई? कोई भी ग्रुप का सेल है, चाहे मैं बोलूँ जैसे जैसे अगर ह्यूमन की बात कर लूँ तो ह्यूमन में क्या बात कर लेते हैं हम? स्टमक की बात कर लेते हैं। और जब स्टमक की बात कर लेते तो एक चीज़ समझ में आती है कि स्टमक की जितनी भी सेल होगी इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन सेम होना चाहिए, ठीक है। पर इनका शेप कभी कभी चेंज हो सकता है। शेप चेंज, शेप sometime कैन बी चेंज, बट हाँ फंक्शन का वही रहेगा। तो इट डजेंट मीन, ठीक है, कि भाई अगर से स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा तो वो फंक्शन सेम नहीं करेगी, ठीक है। फंक्शन सेम रहेगा, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। दीज सेल मे बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ऑरिजिन, ठीक है ना। और इनका ओरिजिन भी जो रहेगा कैसा रहेगा? और ओरिजिन ऑल्सो सेम। क्लियर? अब हमारे पास जो टिश्यू है, टिश्यू इज 4 टाइप। टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। अगर फर्स्ट वन इज बात करूं, एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू, देखो सबसे पहली चीज एपिथेलियम टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू अगर याद रखना है तो वंस यू रिमेंबर इट, इट इज यूज इन द कवरिंग एंड द प्रोटेक्टिंग द टिश्यू। कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू, प्रोटेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। कवरिंग वाली मतलब तुम्हारे जैसे स्किन हो गया और तुम बोलो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, तो ये सारी की सारी किस में आती है? एलिमेंट्री कैनाल की लाइनें हो गई, गैस इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो गई, स्टमक की लाइन हो गई, तो मैक्सिमम चीज इज कवरिंग बाय द लाइनिंग इज एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, आगे बताऊंगा और एग्जांपल। सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू। connective tissue, connective tissue, it is important for the connect the other organism or other connect the other organs or other connect the other organ with the providing nutrients by the transport of through it, sorry, by the transport through it। लाइक जैसे अगर बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की तो वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, पर है तो टिश्यू ही। टू कनेक्ट स्ट्रक्चर provide support to the body and transport substance in the बॉडी। और तुम्हारी एनसीईआरटी में जो ट्रांसपोर्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ब्लड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ,
मूवमेंट का चैप्टर, स्केलेटन सिस्टम और मसल्स का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। और व्हेन वी टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन, विच इज हेल्प इन, विच आर हेल्प इन, और विच इज हेल्प इन, और दे आर हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, वन इज एक्टिन एंड another one is मायोसिन। फोर्थ वन इज बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है और कंट्रोल करता है और बॉडी के ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो हमने चार टाइप के पढ़े, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, और सेकंड वन इज कनेक्टेड टू, थर्ड वन इज मस्कुलर, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकंड वन इज कनेक्टिव, थर्ड वन इज मस्कुलर, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। इतना आया समझ में। इसके बाद अगर मैं और बात करूं, तो अगर हम और डिटेल में जाएं, तो हम फर्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं अभी थोड़ा सा, कि बेसिकली ये क्या करती है, लाइनिंग करती है। क्या करती है, लाइनिंग करती है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, अरेंज, ऑलवेज याद रखना, इसका अगर डायग्राम देखोगे तो अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर, अरेंज इन यूनिफॉर्म इन लेयर। कोई दिक्कत, यही एक ओनली टिश्यू है, यही एक ओनली टिश्यू है जो अरेंज रहता है यूनिफॉर्म लेयर में। ओनली टिश्यू अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एपिथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। सबसे पहले ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, फर्स्ट जो डेवलपमेंट टिश्यू होता है वो एपिथेलियम ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, हमारी बॉडी में एक लीवर है, और ये एक एपिथेलियम टिश्यू है जिसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कर रहती है, प्रेजेंट अपॉन दी थीलिया। किसी भी, ये क्या करती है, एपिथीलिया का जो मीनिंग होता है अपॉन, एपी का मतलब अपॉन, एंड थीलियम इज मीनिंग ग्रोथ। सो एपिथीलियम का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ग्रोथ करना। इट इज क्लियर, एनी डाउट? सिंपल सी बात करूं मैं तो एक चीज देखो, इधर पे हमारे पास जो एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर देखो जरा।
ठीक है। जो ये टिश्यू होता है बेटा, पहली चीज याद रखो, ये टिश्यू होता है, टिश्यू का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगुलर शेप, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक नॉन सेलुलर लेयर इज प्रेजेंट, और जो नॉन सेलुलर लेयर का नाम है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट प्रेजेंट रहता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट रहता है? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। समझ में आया कुछ? रेक्टेंगुलर इन शेप, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये होती है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर होने के कारण क्या होती है? हाईली परमेबल होती है। हाईली परमेबल का मतलब क्या बेटा? परमेबल का मतलब ये कि ये किसी भी न्यूट्रिएंट को आसानी से मतलब क्रॉस करने दे देती है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि हम बोलते हैं कि जो लिपिड है, लिपिड डायरेक्टली नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन, फर्स्ट इज कन्वर्ट इन माइसिल फॉर्म, माइसिल्स एंड chylomicrons, then it will absorb in our body. तो first will in your mind question is arise here कि what will happen in our body due to this lipid not absorbed directly into the or inside the intestine, because this membrane is not present. Basement membrane is absent. If basement membrane is absent, then lipid direct जो तुम्हारा जो फैट्स रहेगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब इस इंटेस्टाइन में हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? इतना आया समझ में? स्ट्रक्चर देखा? ये रेक्टेंगुलर इन शेप होती है, इन्हीं को हम एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। यही एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट करके लिख लेना। यही एक ऐसा टिश्यू है जो फेस करता है एनवायरनमेंट को भी और बॉडी फ्लूइड को भी। ठीक है। तो इसके पास इट हैव फ्री सरफेस टू फेस बॉडी फ्लूइड and outer side environment. आउटर साइड एनवायरनमेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दे आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होते तो दे हैव लिटल, सो लिटल
intercellular space is present. Little intercellular spaces present. Clear. Due to the presence little intercellular space, इसके कारण ड्यू टू इट यहां पर ब्लड वेसल्स एंड lymph vessels are absent. तो यहां पर लिम्फ वेसल एब्सेंट होती है, जिसके कारण क्या नहीं होता बेटा, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो याद रखो इट इज डिपेंडेंट फॉर द न्यूट्रिएंट ऑन underlying connective tissue, so they depend for nutrient underlying कनेक्टिंग टिश्यू। अरे देखो ना, जो मैंने बताया अभी कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू से क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे क्या जाता है, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर थोड़े छोटे अमाउंट में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, स्पेस होने के कारण यहाँ पे नो ब्लड एंड lymph vessels is present. क्लियर, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बेसल लेमिना और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नीचे पायल मिलते हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें बेटा क्या, सेल जंक्शन, और इससे हर बार क्वेश्चन आता है सेल जंक्शन से। तुम देखना, तुम जब CSIR और नेट और गेट का भी एग्जाम दोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं डायग्राम बताऊं, जो सेल जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस लिए, अब देख लो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट for the tissue plasma membrane। अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द टिश्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एडजेसेंट मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट epithelium cells modify for following
एक बात याद रखो, देखो जैसे मेरे पास एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इन दोनों दीवार को मुझे अटैचमेंट देना है। तो इन दोनों दीवार को अटैचमेंट देने के लिए हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होंगी। ये सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी और जो सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पे एडजस्ट होके इन दोनों को इंटरलिंक करेंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर जंक्शन, इंटर सेलुलर जंक्शन, इंटर सेलुलर जंक्शन। ठीक, अब ये जंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, याद रखना। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन, सेकंड इज डेस्मोसोम्स, थर्ड इज टाइट जंक्शन एंड फोर्थ इज गैप जंक्शन। और चारों से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन है, इंटरडिजिटेशन, इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ मैं, डेस्मोसोम्स, and another one is tight junction, and fourth one is gap junction। ठीक है, चारों को अपना अपना काम है। अगर मैं डायग्राम से बताऊं तुम्हें तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास इंटरडिजिटेशन है, इंटरडिजिटेशन में याद रखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंटर्स इनटू द, ये सेल है, इस सेल की इस साइटोप्लाज्म में ये ऐसा करके एंटर हो जाता है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में। जब ये एंटर इनटू साइटोप्लाज्म तो एक चीज समझ में आ जाती है, क्या कि एडजेसेंट जो रहेगी मेनली रहेंगी यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहता है, मेनली ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल इज प्रेजेंट। अगर मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करूं तो ये क्या करती हैं कि साइटोप्लाज्म में घुस के, अंदर घुस के अपने आप को एडजस्ट करती हैं, ठीक है ना। अपने आप को घुस के क्या करती है, एडजस्ट करती है। इस टाइप को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं। अनदर वन इज व्हाट, डेस्मोडोम। डेस्मोडोम्स तुमने नाम सुना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद। सो डेस्मोसोम्स डेस्मोसोम क्या करते हैं, अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसा आया, अब ये आगे चल के ऐसा करके ऐसा स्ट्रक्चर डोम से भी स्ट्रक्चर बना लेता है यहाँ पे सिलेंडर टाइप में, ठीक है। और ये अटैच्ड रहता है यहाँ से फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये क्या है, टोनोप्लास्ट। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, ठीक है, पोर, ठीक, पोर बना लेता है, ब्रॉड हो जाता है ना। और अटैच रहता है टोनोप्लास्ट प्लेट से, और टोनोप्लास्ट प्लेट जो होती है बेसिकली प्रोटीन प्लेट होती है। क्या होती है, ये इसको बोलते हैं मैकुला बोलते हैं, ठीक। इतना आया समझ में। ये मैकुला साइड में लगता है क्या, तुम्हारे टोनो फाइब्रस कंपोज, और ये प्रोटीन रहता है, और प्रोटीन भी कौन सा, स्क्लेरोप्रोटीन और क्रेटिन प्रोटीन, क्रेटिन एंड
स्क्लेरोप्रोटीन, यही इसमें रहता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो एपिथेलियम रहती है वो रहती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। हमने क्या देखा, हमने सिंपल सी चीज़ देखी, जो तुम्हारा फर्स्ट फेज एंटी डिजिटेशन था, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के वो एंटर कर रहा था साइटोप्लाज्म में। वो साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद वही टोनोप्लास्ट आगे क्या हुआ, डेवलप किया, डेवलप करने का और या फिर बोलो एक्सटेंड हुआ, और एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर या डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हमने मैकुला बोला। और वो मैकुला अटैच्ड रहता है टोनो फाइब्रल से। टोनो फाइब्रल इज मेड बाय प्रोटीन प्लेट, और प्रोटीन प्लेट किसकी बनी होगी, वो क्रेटिन की बनी होगी और स्क्लेरो प्रोटीन की बनी होगी। फिर हमने क्या बोला भाई, इंटरडिजिटेशन है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, जस्ट लाइक तुम्हारा डेस्मोसोम है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। इतना आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें भाई, बताओ जरा। इसके बाद थर्ड वन इज टाइट जंक्शन, जिसको जोनुला ऑक्लूडेंस बोलते हैं। टाइट जंक्शन, द नेम ऑफ दैट इज जोनुला ऑक्लूडेंस। Occludence. At some places, plasma membrane of adjacent cells become fused to form tight junction. क्या, मान लो मेरे पास ये और ये दोनों चीज़ हैं, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। इस दीवार के बीच में इसने, ये सेल ने क्या किया, डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद ऐसा फिक्स पॉइंट, या मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसा ग्लू छोड़ा, जिसने क्या कर दिया, इस जगह से यहाँ से आने वाला और यहाँ से जाने वाले को टोटली यहाँ से क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक। अगर ब्लॉक अकस हो रहा है मतलब वो जंक्शन कहलाएगा टाइट जंक्शन। क्या कहलाएगा, टाइट जंक्शन। और बेसिकली टाइट जंक्शन जो बनता है मोस्टली वो देखने को मिलता है हमें कॉलमनर एपिथेलियम में। कॉलमनर एपिथेलियम में, जस्ट लाइक। उसके बाद हमारे पास क्या है, गैप जंक्शन है। गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, हमारी जो बेसिकली जो सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, यहाँ से निकलने वाली कनेक्टिंग डक्ट, यहाँ से निकलने वाली कनेक्टिंग डक्ट से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। अटैच होती हैं, जो क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगे अपने मटेरियल को। इनटू अंदर सेल्स। हमारे पास चार हो गए। देखो अभी मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के बताता हूँ, फुल्ली डायग्राम। ये वाला कौन सा है, जल्दी बताओ, ये कौन सा बनाया मैंने, इंटर डिजिटेशन। ये गया, ये बैलून लगा स्ट्रक्चर बना लिया इसने यहाँ पे, और अटैच्ड है दोनों प्लेट से। ये कौन सा हो गया बेटा, जल्दी बताओ। हाँ, ये तो टोनो फाइबर हो गया, टोनो फाइबर्स। और ये बने किसके, प्लेट के। कौन सा प्लेट, प्रोटीन प्लेट। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज डेस्मोसोम्स। ठीक है, इसके बाद ये अगेन एक्सटेंड हुआ,
एक्सटेंड होने के बाद क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज मीन्स टाइट जंक्शन। अब क्या अगला देखो, मैं अगला कलर बनाऊँ, टाइट जंक्शन हो गया। ये देखो एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट हो रही बाय दी कनेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना, चारों पढ़ लिया हमने, और इसको हमने बोल दिया क्या, गैप जंक्शन। और इस गैप जंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके है ना। अब इसके बाद हमारा जो आता बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन भी देख लो तुम। देखो तुम लोगों ने पढ़ा है, एक नाम सुना होगा माइक्रोबिलाई, पढ़ा है। एक पढ़ा होगा सीलिया, एक पढ़ा होगा माइक्रोबिलाई, एक पढ़ा होगा सीलिया, और एक और टाइप का रहता है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया। अब तीनों में डिफरेंस देखो बढ़िया से। मान लो मेरे पास ये क्या कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल के ऊपर मैंने ऐसे दांत लगा दिए। ये दांत क्या करेंगे बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इनका काम क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन का काम है। बेसिकली मिलते कहाँ पर है, ये माइक्रोबिलाई कहाँ मिलेंगे, ये बताओ। माइक्रोबिलाई कहाँ मिलेंगे, इंटेस्टाइन में। उनका काम क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है ना। और ये और क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब तुम्हारे पास सीलिया, तुमने सीलिया का क्या क्या देखा, मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट और कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ substances in specific direction. और another one is what, काइनोसिलिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। इसका काम भी क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया। और अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बताऊं आपको, ठीक है, अगर सीलिया का स्ट्रक्चर बताऊं तो सीलिया ये सेल है, और सेल के ऊपर ऐसा हेयर लग रहता है। और बेसिकली सेल, ये सीलिया मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है। और स्टीरियोसीलिया क्या करता है, ये देखो, इसके जो दांत रहते हैं सब पॉइंटेड रहते हैं, ये इमूवेबल रहते हैं। क्या रहते हैं, ये इमूवेबल, मूव नहीं करते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये लेक्चर बेटा अभी तक जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक इतना पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे। थैंक यू।